बच्चों जो मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने की तुम्हें एग्जांपल्स भेजे थे, होपफुली शायद सबने कर लिए होंगे। और बेटा उसी पैटर्न पे ही करना जिस पैटर्न पर मैंने उस दिन क्लास में तुम्हें गूगल मीट के थ्रू जो क्लास ली थी उसमें जो समझाया था, ठीक है बेटा। तो ऐसे करना बेटा कि अर्चना जैसे तुमने बेटा उसमें मिस्टेक्स थी। तो देखो जैसे उसमें एक तो तुमने एक बहुत बड़ी गलती ये कर रखी थी बेटा, 1 into 2 तुमने 3 कर रखा था। बेटा तुम 1 को 2 से गुना करोगे तो आंसर तो 2 ही आएगा, तुम्हें इनको ऐड थोड़ा ना करना है। तुमने 2 into 1 या मैं कहूँ 1 into 2 तो तुमने इसको 3 कर रखा था, ठीक है। 2 एकम तो बेटा 2 ही होता है, ठीक है। तो ये मिस्टेक तुमने हर जगह कर रखी थी। तो बेटा एक तो इसको करेक्ट करना है। और जब कभी भी किसी का मॉलिक्यूलर मास निकालो, और एक गलती और अर्चना तुमने ये कर रखी, जो CO कहीं ऐसे लिखा हुआ है उसको तुमने कोबाल्ट मानकर उसका एटॉमिक मास 59 पुट कर रखा है, जबकि वो एक कार्बन है और वो एक ऑक्सीजन है, ठीक है बेटा। देखो जब कभी भी अगर कोबाल्ट कहीं लिखा होगा तो वो CO करके लिखा होगा, ओ उसमें ओ शुड बी स्मॉल। अगर क्या है, इफ दैट सिंबल इज ऑफ कोबाल्ट, अगर CO लिखा हुआ है, C और O अगर दोनों कैपिटल हैं तो एक कार्बन और एक ऑक्सीजन है, कार्बन का 12 पुट करना है और ऑक्सीजन का तुम्हें 16 पुट करना है। और अगर CO इस तरीके से है कि C कैपिटल है और O स्मॉल है, तो दिस इज अ सिंबल ऑफ कोबाल्ट, ठीक है। तो ये कोबाल्ट का है, तो कोबाल्ट का आएगा तो उसमें तुम पुट करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो जितनी भी एग्जांपल्स मैंने दी हैं उसमें कोबाल्ट का कहीं पुट नहीं करना है, ठीक है। हर जगह तुम ध्यान करना कि C और O कैपिटल लिखी हुई हैं। जैसे इसका मैं तुम्हें निकाल कर दिखाती हूँ, Na2CO3 10H2। तो इसको बेटा जरा सब देख लें, और मैं चलो ग्रुप पे मैसेज डालूंगी कि इस वीडियो को सब बच्चे जल्दी देखें ताकि तुम बेटा उन एग्जाम्पल्स को अच्छे से कर सको, ठीक है। देखो अर्चना इसमें मैं तुम्हें इसका निकालना समझा देती हूँ। जैसे सोडियम का होता है 23, ठीक है, तो 23 into 2 करेंगे हम, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, पर ये है कितने इसमें 3 है, तो 16 into 3 करेंगे, ठीक है बेटा। प्लस देखो पूरे इसमें हम वाटर का पुट कर देते हैं, जब ऐसे डॉट करके वाटर लिखा रहता है, ठीक है। वाटर का एक ऑक्सीजन का 16 और 2 हाइड्रोजन का 2, तो 16 + 2 18, ठीक है। 18 पर कितने हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स 10 है, तो 18 into 10 कर देंगे, ठीक है। फिर इसको हम जोड़ेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 46 + 12, ठीक है। ये प्लस हमारा 48, ठीक है, और प्लस हमारा 180। इन सबको हम ऐड करेंगे तो दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, जो धावन सोडा करके तुमने 10th में पढ़ा है, ठीक है। इसको देखो हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं सारा, 180, 48, 12 और 46, ठीक है। 16, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 1 और 1 2। तो इसका इस तरीके से बेटा 286 आए, ठीक है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा इसका क्या निकल कर आई, वैल्यू निकल कर आई तुम्हारी 286 इस तरीके से। अब इसको जब तुम U करके लिखोगे तो वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है और उसके इसके एक मॉलिक्यूल का मास है, ठीक है। अगर मैं इसको U करके लिखूंगी तो ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास है, नॉट एटॉमिक मास, क्योंकि ये पूरा एक बड़ा क्या है मॉलिक्यूल ही है, ठीक है। अगर अकेला लिखा रहता है तो वो एटॉमिक मास होता है। अगर एक से ज्यादा एटम्स एक साथ लिखे हुए हैं, चाहे वो एक जैसी हैं चाहे अलग अलग हैं, तो दैट इज मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल के लिए हम वर्ड यूज करेंगे मॉलिक्यूलर मास। देखो 4 डेफिनेशंस हैं, एक रिलेटिव एटॉमिक मास, एक ग्राम एटॉमिक मास, एक मॉलिक्यूलर मास, एक ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो एटम्स के लिए तो हम एटॉमिक मासेस देखते हैं, जब U लगाते हैं तो वो रिलेटिव वाला होगा और जब G लगाते हैं तो वो ग्राम वाला होगा। ऐसे मॉलिक्यूल के लिए हमारे मॉलिक्यूलर मासेस होंगे, अगर U लगाएंगे दैट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और अगर G लगाएंगे दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्लियर। तो अब देखो इसको मैं इस तरीके से करके लिखूंगी कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3 10H2O, ये हमारा कितना आया 286 U। और अगर हम ग्राम के टर्म में लिखेंगे, और ये इसकी कितने मॉलिक्यूल का मास है, एक मॉलिक्यूल का है ना, तो इसको भी हम इकट्ठा करके यहाँ लिख सकते हैं। तो ये इसको हमने लिखा 286U इक्वल टू 1
molecule of Na2CO3 10H2, ठीक है बेटा, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये हमारा होगा किसका, ऑब्वियस सी बात है Na2CO3 का ही कर रहे हैं तो अभी हम इसी का ही लिखेंगे, बट स्टिल आई कंप्लीटेड ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे तुम्हें। तो ये हमारा कितना निकल कर आएगा 286 जी करके लिखेंगे जब हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे, ठीक है बेटा। और ये इसकी कितने मॉलिक्यूल्स का मास है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास होता है, ठीक है। अरे बेटा बात समझ में, मॉलिक्यूल्स किसके Na2CO3 10H2, ठीक है। तो ये बातें बेटा मतलब क्लियर होनी चाहिए बेटा एकदम सबके मन में कि जी का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है। यू वाला उसके एक मॉलिक्यूल या अगर एटॉमिक स्पीशीज है तो एटम का है, और अगर मॉलिक्यूलर स्पीशीज है तो उसके एक मॉलिक्यूल का है। और जी वाला उसका 6.022 इंटू 10⁻23 स्पीशीज का मास है, आइदर दे आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। क्लियर बेटा, ठीक है। तो ऐसे ये ध्यान रखकर ही बेटा तुम सारे एग्जाम्पल्स को अटेम्प्ट करोगे। मैं ग्रुप में डाल दूंगी कि जो आज वीडियो भेजूंगी तो उसको भी पहले देख लेना अच्छे से और फिर तुम इन एग्जाम्पल्स को करना, ठीक है बेटा, आराम से हो जाएगा। तो अब हम देखो, अब हम अपना एक मेन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। थोड़ा सा कई बार देखो टफ भी पड़ता है बच्चों को, बट इतना टफ भी नहीं है कि नहीं कर पाओगे। पहले तुम्हें इस चीज़ की एक क्लियर नॉलेज है तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, वी कैन डू मोल कॉन्सेप्ट। तो देखो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। मतलब बुक में काफ़ी वो इलॉबरेट करके दे रखा है, तो मेन हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे अंदर जाएगी तो इतना उसको हमें मतलब रटने की या इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेन उसको एग्जाम्पल्स पर अप्लाई करना तुम्हें आना चाहिए, तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबाउट मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखो मोल कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। तो देखो मोल कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम एक वर्ड जो इसमें आ रहा है मोल, है ना, हम उसको समझेंगे कि व्हाट इज मोल, कि बेसिकली मोल क्या होता है। अच्छा तुम्हें अगर पता हो तो बेटा, जैसे कि दर्जन का मतलब हमेशा क्या समझते हो, 1 डजन ऑलवेज मीन्स 12। कभी भी हम दर्जन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक नंबर आता है, दैट इज 12, है ना, 12 आता है। बात 1 दर्जन है तो केले हैं तो वो 12 होंगे, 1 दर्जन अगर पेन है तो वो भी 12 होंगे, 1 दर्जन बच्चे हैं तो वो 12 ही होंगे। मतलब 1 दर्जन मैंने कोई भी चीज़ ली, इट मीन्स कि मैंने उसकी वो 12 नंबर में वो चीज़ ले ली, ठीक है, 12 ले ली है वो वस्तु में, ठीक है ना बेटा। 1 दर्जन का मतलब हमेशा होता है 12, ठीक है। इस बात को हम रिलेट ऐसे मोल से करेंगे। देखो बेटा कि जैसे मैं इस वाले ब्लैक बोर्ड पे जो मैं भेज रही हूँ, मैं इसके पिक भी भेज दूंगी तुम्हें, तो पहले इसको राइट डाउन करना है, इससे तो जरा पता लग जाएगा तुम पहले वीडियो देखते हो कि लिखते हो। अगर वीडियो देखा है तो तुम पहले इसको नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। पहले देख लिया करो, पहले समझो, लिखने की इतनी जल्दी मत मचाया करो, पहले समझो अच्छे से, नहीं हाँ बिठाओ पहले, फिर अपनी कॉपी में बिठाओ उसको, तब उसका फायदा है बेटा। नहीं तो बेटा तुम उतारो या कोई आर्ट्स का बच्चा उतारे, फर्क क्या है फिर ऐसे लिखने में, है ना। पहले समझना है फिर लिखना है। तो देखो बेटा 1 डजन का मतलब क्या होता है, 1 डजन ऑलवेज मीन्स 12। इस तरीके से 1 मोल ऑलवेज मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। कोई भी चीज हमने ली है, कोई भी कण लिए हैं, तो अगर मैंने उसके 1 मोल ली है, इट मीन्स मैंने उसके 6.022 इंटू 10⁻23 ले लिए हैं, ठीक है। वो कण, अगर मैंने कहा कि 1 मोल मैंने कुछ भी लिया है, जैसे 1 मोल मैंने ऑक्सीजन लिया है, तो इट मीन्स कि मैंने उसके 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ले लिए, क्योंकि ऑक्सीजन नेचर में O2 के फॉर्म में मिलता है, O2 इट इज़ अ मॉलिक्यूल। आ रही बेटा बात समझ में। तो 1 मोल का मतलब है ये नंबर, और इस नंबर को हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। 9th में तुमने पढ़ा होगा, एवोगैड्रो संख्या करके तुमने इसको पढ़ा होगा। तो इंग्लिश में एक्चुअल में उसका नाम एवोगैड्रो ही है, हिंदी में उसको एवोगाद्रो करके लिख देते हैं, है ना। मतलब इसलिए इंग्लिश में ना, मतलब हिंदी में जब हम साइंस पढ़ते हैं तो उसका रियल एसेंस ख़त्म हो जाता है, उसकी जो एक तरीके से जो
रियल वो है ना, रियल उसका जो सार है, जो उसकी रियल पिक्चर है, वो हम इंग्लिश में ही बेटा बेटर समझ सकते हैं, क्योंकि जिसने डिस्कवर करा उसका नाम और सब चीज़ें वो इंग्लिश में थी, तो हम दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जैसे एवोगैड्रो आवोगाद्रो बन गया, ठीक है ना। अब देखो नाम खुशी का हिंदी में खुशी है, अब इंग्लिश में कोई उसको कुछ भी बोलने लग जाए, खूसी बोलना लग जाए, कुछ बोलने लग जाए, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर प्रोनाउंसिएशन, है ना। तो इसलिए मतलब अब तुम देखना बेटा 2-3 महीने बाद इंग्लिश में साइंस ज़्यादा ईजी होगी। तो ये जो संख्या है ना 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। दिस इज वी कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर हमारा क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, ठीक है। अब 1 मोल की ना बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, तुम अगर अपनी बुक में देखोगे तो हम उसकी एसआई डेफिनेशन करेंगे। फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा कि भाई एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी होता है, कि है ना, कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हम एसआई डेफिनेशन मोल की क्या है हम उसको देखेंगे। थोड़ी सी देखो टफ भी है, थोड़ा कहीं कहीं घुमा के वो डेफिनेशन निकलती है, पर जो है क्योंकि एसआई में उसको हम एज इट इज करते हैं तो उसी को ही करेंगे। तो मैं तुम्हें बुक में से उसकी पिक्चर भेज दूंगी, पर उसको मैं तुम्हें समझा देती हूँ। देखो अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम 1 मोल इज डिफाइंड एज, कि देखो 1 मोल क्या है, 1 मोल किसी भी पदार्थ के, ठीक है, कणों का, समझना बेटा, किसी भी पदार्थ के, अब कोई भी पदार्थ ले ले हम, जैसे कि भाई मान लो मैंने कह दिया हीलियम, ठीक है ना। अब हीलियम के 1 मोल का क्या मतलब है, हीलियम के 1 मोल का मतलब ये है कि हीलियम के 1 मोल मतलब हीलियम के परमाणुओं का वो भार, ठीक है, वो भार जिसमें कि उतने ही कण हो जितने की कण हमारे 0.012 किलोग्राम कार्बन के 12 वाले आइसोटोप में होते हैं, वो हीलियम का 1 मोल होगा। अब मुझे पता तुमको समझ में आया होगा, है ना, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं आता पहली बार में, बट वो मैं एक क्लियर डेफिनेशन समझाने के एग्जांपल उठाया, देखो हम उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके, है ना, थोड़ा सा मैं बताऊंगी। वो मतलब जिस बात को वो से मतलब चीज़ की शुरुआत कर रहा है वो डेफिनेशन में पीछे आ जाती है। अब इसको मैं पीछे से उठा के तुम्हें समझाती हूँ, ठीक है। पहले पूछ पकड़ेंगे फिर मुंह तक आएंगे। अब देखो बेटा, कार्बन का जो 12 वाला आइसोटोप होता है, ठीक है, उसके 1 मोल में जितने कण होते हैं, कितने कण होते हैं, इतने कण होते हैं, ठीक है। कार्बन के 12 जो क्या कहते हैं 12 वाला आइसोटोप है ना बेटा, उसका अगर मैं 12 ग्राम ले लूँ, अब किलोग्राम में लूंगी तो 0.012 हो जाएगा, क्योंकि एसआई डेफिनेशन मास की भी किलोग्राम होती है, दैट्स वाई कन्वर्ट इट हियर ग्राम इनटू किलोग्राम, ठीक है बेटा। ये तुम्हें मैंने कल भी बताया था कि जो 12 ग्राम होता है वो उसकी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास होता है, ठीक है बेटा। तो अब देखो हम 1 मोल की एसआई डेफिनेशन समझने जा रहे हैं कि कार्बन के 12 ग्राम में जितने कण होते हैं। अब मैंने 12 ग्राम की जगह बस क्या बोल दिया, 12 कार्बन के 0.012 किलोग्राम, ठीक है, 1000 से बस उसको डिवाइड कर दिया। तो कार्बन के 0.012 किलोग्राम में जितने कण होते हैं, कितने कण होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होते हैं, ठीक है। अब उतने ही कण मैं किसी और पदार्थ के कणों का ले लूं, जैसे कि मान लो मैंने हीलियम का ले लिया, उतने ही कण कितने लिए, कितने ही ले ली, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। उनका जो भार हीलियम का निकल कर आएगा वो उसका एटॉमिक मास निकल कर आएगा जो कि 4 ग्राम होता है, और अगर मैं किलोग्राम में बदलूं तो वो 0.004 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो हीलियम के उतने ही कणों का भार किलोग्राम में जितना कि कार्बन के इतने कणों का होता है वो क्या होता है, 0.012 किलोग्राम होता है। तो अब समझो कि कार्बन के 12 वाले आइसोटोप के 0.012 किलोग्राम में जितने कण होते हैं उतने ही कण अगर मैं किसी और पदार्थ के ले लूं तो उसका जो भार उस पदार्थ के लिए निकल कर आएगा वो उस पदार्थ का 1 मोल कहलाएगा। देखो कितना फालतू में लंबा पूछ दिया, सीधा कह दी
तो भाई किसी भी पदार्थ के इतने कणों का जो भार होता है वो भी उसका 1 मोल होता है। दैट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन, बट दैट इज नॉट एसआई डेफिनेशन, है ना। वो भी करेक्ट है बट वो एसआई नहीं है। अगर एसआई पूछी जाए तो फिर हमें बेटा वो ही लिखना पड़ेगा। कार्बन के 12 वाले आइसोटोप से एक्चुअल में हमने कंपेयर करके सारी चीज़ों को निकाला है, तो इसलिए हम उसकी अहमियत को ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए कार्बन के 12 वाले आइसोटोप का हमने इसमें नाम लिया। ठीक है बेटा, तो मैं डेफिनेशन इसकी भेज दूंगी। तो ये मोल की 1 मोल की एसआई डेफिनेशन होती है। ठीक है, कि दैट अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज कंटेन्ड इन 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, दिस इज 1 मोल। ठीक है, इट्स एसआई डेफिनेशन। तो अब क्योंकि मैं इसका छोटा सा एक फोटो भी लूंगी, तो मैं वीडियो को बंद करूंगी, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं तुम्हें इसको आगे समझाऊंगी। करेंगे कि 1 मोल की हमने वो डेफिनेशन देखी, बट क्या होता है बेटा कि इसमें मोल कॉन्सेप्ट में हम 1 मोल के ना बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं। मतलब 1 मोल किसी भी पदार्थ की बहुत सारी चीज़ों के बराबर होता है। तो 1 मोल उसकी किस किस चीज़ के बराबर हो सकता है, तो उन सब को हम यहाँ पर देखेंगे। बेसिकली यही मोल कॉन्सेप्ट है जो मैं यहाँ कुछ रिलेशनशिप समझा रही हूँ। अगर ये समझ में आ गया तो तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर हम इसको जब न्यूमेरिकल्स पर अप्लाई करेंगे तो देखो टफ पड़ता है बच्चों के लिए, वो चीज़ मैं पहले ही समझा रही हूँ, कई बार बच्चों को उसमें दिक्कत आती है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, अगर कुछ भी हो जाएंगे तुमसे तो भी तुमने बाजी मार ली 11th में। ठीक है बेटा, तो पर जितने ज़्यादा करोगी उतना अच्छा रहेगा, प्रॉब्लम आती है तो पूछो। ठीक है बेटा, तो अब देखो कि मोल कॉन्सेप्ट के हम कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स करने जा रहे हैं। ठीक है, इसकी मैं तुम्हें पिक भेज दूंगी। तो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स, देखो जब हम इन रिलेशनशिप्स को देख रहे हैं तो हम पहले एटॉमिक स्पेशीज के लिए देखेंगे कि अगर जिस भी पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, अगर उसमें जो कण है वो एटम 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 है, तो रिलेशनशिप में हम एटम वर्ड यूज़ करेंगे। तो इसलिए एक एटम वर्ड यूज़ करके मैं रिलेशंस लिखूंगी और एक मॉलिक्यूल्स वर्ड यूज़ करके फिर हम अलग लिखेंगे। होंगे वो सेम ही, बस जहाँ एटम है वहाँ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले करेंगे ये रिलेशनशिप फॉर एटॉमिक स्पेशीज। एटॉमिक स्पेशीज मतलब कि उसके अंदर सारे क्या है, एटम 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 ही है। तो कोई भी अगर एटॉमिक स्पेशीज है तो उसका 1 मोल देखो किस किस चीज के बराबर होता है। इट्स 1 मोल इज इक्वल टू, किसी का भी देखो एक मोल में हमारे पार्टिकल्स का नंबर तो कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻⁻23 ही होता है। अब अगर क्योंकि वो एटॉमिक स्पीशीज है तो वो कण क्या होंगे, एटम्स होंगे। ठीक है, तो 1 मोल अगर वो एटॉमिक स्पीशीज है तो 1 मोल में एटम्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे। ठीक है बेटा, क्या होंगे, एटम्स होंगे। उनका वेट कितना निकल कर आएगा बेटा, किसी के भी 1 मोल का जो भार होता है। अब क्योंकि देखो वहाँ तुम्हें पीछे बताया था मैंने जब क्लास भी ली थी कि किसी के भी अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास लेती हूँ तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 वो उसके एटम्स का भार होता है, और ये नंबर 1 मोल के भी बराबर होता है। तो 1 मोल इसका मतलब उसके ग्राम एटॉमिक मास के भी बराबर होगा भाई, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास इस नंबर के बराबर है और ये नंबर 1 मोल के भी बराबर है, तो 1 मोल भी उस भार के बराबर होगा। समझ रहे हो कि ग्राम एटॉमिक मास इस नंबर के बराबर है, 1 मोल भी इस नंबर के बराबर है, तो 1 मोल और ग्राम एटॉमिक मास भी बराबर होंगे। ठीक है, तो 1 मोल हमारा और किसके बराबर होगा, कि उस स्पीशीज के ग्राम एटॉमिक मास के भी बराबर होगा। ठीक है, जिसको कि हम कभी भी न्यूमेरिकल में या कहीं भी लिखोगे तो हम पीछे जी लगा कर लिखते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने जी लगा दिया। और 1 मोल देखो बेटा किसके बराबर होता है, जहाँ तुम्हें डेफिनेशन टिक कराई है ग्राम एटॉमिक मास की, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, वहाँ उसके नीचे मैंने लिखा हुआ है कि दिस अमाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 ग्राम एटम ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी पदार्थ का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है उसको हम उसका 1 ग्राम एटम कहते हैं। ग्राम एटम इकट्ठी टर्म है, ना ग्राम है ना एटम है। जब ग्राम एटम एक साथ आता है तो 1 मोल में 1 ग्राम एटम्स होते हैं। समझ रहे हो,
ग्राम्स तो कितने होते हैं, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। एटम्स कितने होते हैं, 6.022 × 10⁻23। पर एक मोल में ग्राम एटम्स कितने होते हैं, एक ही होते हैं। ग्राम और एटम एक साथ जब लिखा हो, ठीक है। तो 1 मोल में क्या होते हैं, 1 मोल 1 ग्राम एटम के ही बराबर होता है। और एक तुम्हें जीएमवी लॉ कराया था, जीएमवी लॉ में बताया था बेटा कि किसी भी, अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल मतलब किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का अगर उसको गैस के रूप में हम बदल दें, समझ में आ रही बेटा बात, अगर हम उसको गैस के रूप में बदल दें तो उसका अगर हम ग्राम एटॉमिक मास के बराबर भार ले लेंगे एसटीपी कंडीशंस में, तो उसकी वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर निकल कर आती है। तो ये किसके बराबर होता है, अगर हमने उसको गैस के रूप में चेंज कर दिया है, उस पदार्थ को अगर गैस के रूप में बदल दिया, ठीक है। जैसे हीलियम है, गैस होती है, तो हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 4 ग्राम। तो 4 ग्राम अगर हीलियम मेरे पास है तो वॉल्यूम उसकी कितनी होगी, 22.4 लीटर होगी एट एसटीपी। अब क्योंकि ये 1 मोल के बराबर है तो 22.4 लीटर एट एसटीपी भी 1 मोल के बराबर होगा, ठीक है। तो ये और किसके बराबर होगा, 22.4 लीटर एट एसटीपी। और एसटीपी मैंने तुम्हें उस दिन भी सिखाया था, और मैं यहाँ पर भी एक बार फिर से लिख देती हूँ, तुम कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि एसटीपी का मतलब टेम्परेचर की वैल्यू तो कितनी होगी, 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, 760 mm या 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। दीज आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर, एंड केल्विन एंड सेंटीग्रेड या सेल्सियस आर यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, है ना, ये तुम्हें पता होगा 9 से। तो ये हमने एसटीपी को मैंने यहाँ खोल कर लिख दिया। तो ये देखो हमने ये पूरा सारा रिलेशनशिप है जो हम किसी भी एटॉमिक स्पीशीज के लिए देख सकते हैं कि उसका 1 मोल किस किस चीज के बराबर होता है। अब हम इसको एक एग्जांपल पर अप्लाई करके समझेंगे, ठीक है। अब जैसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम हीलियम को लेकर चले, हीलियम पर अगर मैं इसको अप्लाई करूँ, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ हीलियम किसके बराबर होगा, 6.022 × 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम के बराबर होगा, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास हीलियम का कितना होता है, 4 ग्राम होता है। तो हीलियम के लिए 1 मोल का भार कितना होगा, 4 ग्राम होगा, ठीक है। बट अगर मैं किसी और उसकी बात करूंगी, जैसे मैं नियोन की बात करूं, तो फिर यहाँ पर हमारा 10 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। और उसमें ग्राम एटम्स हीलियम की कितने होंगे, 1 की होंगे। 1 मोल ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ हीलियम, और उसमें हीलियम की वॉल्यूम कितनी होगी, 22.4 लीटर ऑफ हीलियम गैस एट एसटीपी, ठीक है। एसटीपी वर्ड हम लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये टेम्परेचर और प्रेशर अगर हम मेंटेन करें तभी उसकी वॉल्यूम 22.4 लीटर निकल कर आएगी, ठीक है बेटा। आ रही बात समझ में, कब, अगर मैंने उसकी ग्राम एटॉमिक मास के बराबर वेट ले रखा है। तो ये हमने रिलेशनशिप अप्लाई किया एक एटॉमिक स्पीशीज के ऊपर 1 मोल की जो भी रिलेशनशिप्स होती हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं इसकी फोटो क्लिक करूंगी, फिर हम मॉलिक्यूलर स्पीशीज पर अप्लाई करेंगे, तो उसकी भी फिर फोटो लेंगे, ठीक है। अब हम इसी मोल कॉन्सेप्ट के जो रिलेशनशिप्स हमने एटॉमिक स्पीशीज के लिए देखे, अब वी अप्लाई दोज रिलेशनशिप्स ऑन अ मॉलिक्यूलर स्पीशीज। तो देखो यहाँ पर हम एटॉमिक स्पीशीज की जगह क्या लिख देंगे, मॉलिक्यूलर स्पीशीज लिख देंगे, ठीक है। अब उसका भी 1 मोल में कण तो कितने होंगे, अब यहाँ कण, यहाँ पार्टिकल कौन से हैं, मॉलिक्यूल्स। जब एटॉमिक स्पीशीज थी तो पार्टिकल्स थी एटम्स। तो 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और वो उसके कितने भार के बराबर होगा, उसके ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर होगा, जिसको कि तुम कैसे निकालोगे, उसके सारे एटॉमिक मासेस को आपस में जोड़कर। जैसे मैंने तुम्हें 20 एग्जांपल्स करने को दिए, प्लीज़ बेटा उनको करेक्ट करना, उसमें मिस्टेक्स मत करना, क्योंकि पहले उस चीज़ पर तुम्हें एक महारत हासिल करनी है। अगर उसमें गलती, क्योंकि मैंने तो 9th में ही बहुत प्रैक्टिस करा दी थी बच्चों को, तो 9th में तुम अर्चना देख लो, अनुराधा ने कर रखे होंगे, उसको उनको खूब सारे निकलवाए थे मैंने, ठीक है बेटा। तो उस चीज़ पर पहले परफेक्शन रखो, फिर हम मोल कंसेप्ट को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ग्राम मतलब 1 मोल में मॉलिक्यूल्स तो कितने होंगे, इतने, उसका भार क्या होगा, उसी ही चीज के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। और उस 1 मोल किसके बराबर होगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर भी होता है।
जैसे एक टर्म थी ग्राम एटम, ऐसी एक टर्म होती है ग्राम मॉलिक्यूल। एक मोल में 1 ग्राम एटम होते हैं, और अगर मॉलिक्यूलर स्पीशीज है तो एक मोल में 1 ग्राम मॉलिक्यूल होते हैं। इकट्ठी जब लिखेंगे, देखो मैं फिर कह रही हूँ, मुझे पता है खूब कंफ्यूज होंगे बच्चे, तुम भी हो गए आगे, नेचुरल सी बात है, बट ध्यान रखना मॉलिक्यूल्स अलग टर्म है, ग्राम्स अलग टर्म है, ग्राम मॉलिक्यूल मिलकर एक अलग टर्म है, ठीक है। तो ये हमने मॉलिक्यूलर स्पीशीज के लिए अप्लाई किया। नाउ वी एक तरीके से नाउ वी अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे 1 मोल ऑफ, हम एग्जाम्पल मान लो CO2 का ले, तो 1 मोल ऑफ CO2 में उसके कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, उसमें क्या होंगे CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। भार कितना होगा उसका, 44 ग्राम। देखो कल भी निकाल कर बताया था मैंने तुम्हें, उस तरीके से हम इसका 44 निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। और उसमें ग्राम मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 1 होगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2। और वॉल्यूम इसकी 22.4 लीटर, 22.4 लीटर होगी, कब, एट STP, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिलेशनशिप्स को अप्लाई करते हैं फॉर मॉलिक्यूलर स्पीशीज, ठीक है। मैं फिर बेटा देखो तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दूंगी, और तुम्हें उनको इस तरीके से ही उन पर ये सारी चीजें अप्लाई करनी है। मैं जिस पर भी दूंगी उसके 1 मोल को ऐसे आगे रखते हुए, जैसे मैंने CO2 का निकाला है ऐसे तुम मान लो ग्लूकोज का निकालना हो, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर एक और कर देती हूँ, जैसे कि हम यहाँ पर 1 मोल ऑफ H2 ले लें, इट इज ऑल्सो मॉलिक्यूल क्योंकि इट हैज मोर देन 1 आइटम, ठीक है। H2 पर अगर हम अप्लाई करें तो इसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 तो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 होंगे, ठीक है। इसका वेट कितना होगा, 2 ग्राम होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 का 2 होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 3 नहीं होता। अर्चना ये गलती कभी दोबारा मत करना, ठीक है बेटा। अच्छा, और इसमें ग्राम मॉलिक्यूल कितने होंगे, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2, और उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 22.4 लीटर एट STP, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन रिलेशनशिप्स को अप्लाई करते हैं। तो दिस इज एक्चुअल में कहूँ तो मैं एवरीथिंग अबाउट मोल कॉन्सेप्ट, बुक में इतनी सारे पेजेस भरे हुए हैं, कुछ नहीं है, इन्हीं बातों को घुमा घुमा के कह रखा है, ठीक है। तो इसलिए इन रिलेशनशिप्स को यहाँ ऐसे अच्छे से बिठा लो, अप्लाई कर करके देखो, अप्लाई कर करके देखो, फिर इन्हीं रिलेशनशिप्स में ही, जैसे देखो ये 1 2 3 4 5 चीजें आपस में रिलेटेड हैं, पांचों एक दूसरे के बराबर है, तो इन पांचों में से किसी 2 को उठाकर न्यूमेरिकल बनता है, भाई इसके इतने में ये कितना है या इसके इतने में ये कितना है। तो अब यहीं तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए कि क्वेश्चन अब कौन सी 2 चीजों के बीच में पूछा गया है, ठीक है। जैसे कोई ये पूछे कि भाई हीलियम के 4 मोल का भार कितना होता है, तो हमें पता है कि उसके 1 मोल का भार तो 4 ग्राम होता है, तो 4 मोल का कितना होगा, 4 गुना में 4 16, समझ रहे हो। तो जब उसने मोल में ग्राम्स पूछे तो तब ना हमें इस एवोगैड्रो, ना हमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को कहीं लिखना है उस न्यूमेरिकल में, ना हमें ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम एटम्स टर्म को लिखना है, ना ही हमें 22.4 लीटर को लिखना है। 5 चीजें आपस में रिलेटेड हैं, जरूरत एक बार में सिर्फ 2 चीज की पड़ेगी। अब किन 2 चीज की जरूरत पड़ेगी और उनका आपस में क्या रिलेशन है वो हम इनसे देखेंगे, ठीक है। पर सबसे पहले तो यही तुम्हारी समझदारी काम करेगी कि तुम्हें यही छांटना है किन 2 के बीच में क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इन 2 के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको अप्लाई करके उसमें वो जो पूछ रहा है उसका आंसर करेंगे, ठीक है। जैसे सिंपल अभी मैंने बताया कि कोई ये पूछे कि फाइंड आउट द वेट ऑफ 4 मोल्स ऑफ हीलियम, तो हम ऐसे रिलेशनशिप अप्लाई करेंगे कि 1 मोल ऑफ हीलियम का वेट तो होता है 4 ग्राम, तो 4 मोल हीलियम का कितना होगा, ठीक है। तो 4 गुना में 4 कर देंगे, हमारा 16 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बेटा बात, कि भाई मैं कहूँ कि भाई एक टोकरी में जो सेब रखे हैं, ठीक है ना, एक टोकरी में जो सेब रखे हैं उनका भार मान लो मैं कहूँ कि 4 ग्राम है, तो ऐसे ही अगर 4 टोकरियां मेरे पास हैं तो अब टोटल हमारे पास कितना भार में सेब है, टोटल सारी टोकरियों का भार कितना होगा, तो एक टोकरी का भार अगर 4 ग्राम है तो 4 टोकरियों का भार हमारा 16 ग्राम हो जाएगा।
समझ में आ रही बात? ऐसे उस टाइम हमें ये नहीं देखना कि कितने उसमें सेब हैं, कोई मतलब नहीं है। अगर उसको वेपर फॉर्म में चेंज करें, क्या उसकी वॉल्यूम है, कोई मतलब नहीं है। उसमें कितने ग्राम एटम्स या अगर मॉलिक्यूल है तो कितने ग्राम मॉलिक्यूल है, कोई मतलब नहीं है। जब हम न्यूमेरिकल में जिन दो चीज़ों की बात करें, बस उन दो चीज़ों को ही हमें पकड़ना है। तो न्यूमेरिकल्स हम अब मंडे को करेंगे। पहले यहाँ तक सब बच्चे अपना काम कंप्लीट करेंगे, सारी वीडियोस को देख लें बेटा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो तुम्हें मंडे को सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू।